नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2026-27 रिफॉर्म एक्सप्रेस और अवसरों का राजमार्ग, जोधपुर में बोले डॉक्टर सतीश पूनिया। मनरेगा बचाओ संग्राम, सरदारपुरा में कांग्रेस का मजदूर संवाद, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। हरी मिर्च की आड़ में एमडी ड्रग्स की हो रही तस्करी, जोधपुर से हैदराबाद जा रही निजी बस में हुआ खुलासा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने बजट को सरकार की कार्यदिशा का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस और अवसरों का राजमार्ग है। उन्होंने इसे समग्र, समावेशी और क्रियान्वयन आधारित बजट बताया, जो रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट में राजकोषीय अनुशासन, पूंजीगत निवेश और उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड रखा गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुनिया ने बताया कि एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शी मार्ट की स्थापना की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 बड़े कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर सुविधा की घोषणा की गई है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट को दूरगामी और आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह लोक लुभावन नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित बजट है। लघु उद्योगों को सशक्त बनाने, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के विस्तार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत कैंसर सहित 17 आवश्यक दवाइयों की कीमतों में कटौती की गई है और आम उपयोग की वस्तुओं पर टैरिफ कम किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए एवीजीसी लैब की स्थापना और श्रम शक्ति के कौशल विकास पर भी काम किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अंत में उन्होंने कहा कि राजस्थान का आगामी बजट भी ऐतिहासिक और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला होगा। बजट केवल बैलेंस शीट नहीं होती, किसी सरकार के कामकाज का प्रतिबिंब होता है। पार्टी ने तय किया कि हम सरकार की नीतियों को नीचे तक, जनता तक अलग अलग माध्यम से बजट की खूबियों के बारे में अवगत कराएं, और इसी क्रम में आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को मैं संक्षेप में आपके समक्ष रखूंगा और फिर माननीय जोगाराम जी अपना पक्ष आपके बीच में रखेंगे। सामान्य तौर पर घर से लेकर देश का बजट आमदनी, खर्च और बचत 3 चीजों पर अवलंबित होता है। देश के बजट के बारे में क्योंकि एक लंबी परंपरा रही है, वित्त मंत्री के बारे में, वित्त मंत्री के ताल्लुक ये निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट था और देश की परंपरा में 80 से भी ज़्यादा बजट हो गए। बजट के बारे में जो सामान्य धारणा होती है, उसमें लोग उसको अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। इसलिए ये चर्चा निश्चित रूप से लाजमी है कि ये बजट में क्या खास बात है, किसको क्या मिला, इसकी ऐसी चर्चा होती है। 53.47 लाख करोड़ का जो प्रावधान है, उस प्रावधान की, इस बजट की जो विशेष बात है, उसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा पूंजीगत व्यय आगामी योजना में होगा, जो पिछली बार के 11.2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सरकार बजट के जरिए, क्योंकि एक तरीके का सरकार के एक आईना होता है, इसलिए सरकार उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर फोकस करती है, लेकिन मुख्य तौर पर सरकार की अर्थव्यवस्था, उसका आकलन जीडीपी से जरूर करते हैं, लेकिन जीडीपी एक फैक्टर है, और इसमें महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार,
बुनियादी विकास, भविष्य की योजनाएं, इन सब का इसमें उल्लेख होता है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर जो टिप्पणी की उसका मैं जरूर उल्लेख करूंगा। जो उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है और अवसरों का राजमार्ग है। विशेष बात ये कि रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस रास्ते पर हम लोग हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि ये विकसित भारत की तरफ एक बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है और इस बजट में महत्वाकांक्षा यानी किसी भी देश का एक एम्बिशन होता है कि एक लक्ष्य होता है और समावेश इंक्लूजन उसका संतुलन है। इसलिए बजट केवल एक कारक एक मापदंड नहीं होता। इस बजट को यदि एक शब्द में कहूं तो ये बजट पूरे तरीके से समग्र समावेशी है। इसमें उन सारी चीजों का उल्लेख है जो पहले की सरकारें होती थी। इसलिए बजट के बारे में कहा जाता था, अक्सर हम सुनते थे कि बजट कैसा है, वो लोग लुभावन कहते थे, पॉपुलिस्टिक है, उसमें कुछ छूट होती थी, कुछ सब्सिडी होती थी। लेकिन ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बजट में कोई सरकार की तरफ से दुविधा नहीं है, डिलेमा नहीं है। इसमें एग्जीक्यूशन है, डिलीवरी है। पिछले जितने बजट थे उनमें जितने प्रावधान किए उस बजट के जरिए जो सामान्य चीजें थी, जनधन से लेके उज्ज्वला से लेके आयुष्मान से लेके आवास से, ये देश में इसकी डिलीवरी हुई है। लोगों ने प्रत्यक्ष धरातल पर इसका क्रियान्वयन देखा। इसलिए डिलेमा नहीं, दुविधा नहीं, कार्यान्वयन है। दूसरा, केवल बयानबाजी तक ये बजट गॉसिप तक सीमित नहीं है। ये बजट रिफॉर्मेटिव है, सुधारों की तरफ जा रहा है। और तीसरा, पॉपुलिस्टिक नहीं है, लोग लुभावन नहीं है, जनहित वाला है, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। इस बजट की जो 3 खास बातें जिस पर बजट अवलंबित है और जो सरकार की ड्यूटी थी, सरकार का जो कमिटमेंट था उसमें था कि तेज सतत आर्थिक विकास यानी उसमें गति हो, मोमेंटम हो। वो पहला कमिटमेंट है कि आर्थिक प्रगति देश की निरंतर बनी रहे। और उसी के कारण ये हुआ कि चौथी से हम 5वीं से लेके चौथी इकोनॉमी अभी ये हालिया 12 वर्षों में हम लोग बने। दूसरा, लोगों की क्षमताओं का विस्तार, जो दूसरा कमिटमेंट है सरकार का, मोदी सरकार का, क्षमताओं का विस्तार यानी हमारे यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। युवाओं को समर्पित, मातृशक्ति को समर्पित, देश के आर्थिक ढांचे को भविष्य की नींव के आधार पर रखते हुए समर्पित और ये बजट दूरगामी परिणाम वाला बजट, समग्र विकास का आधारभूत ढांचा हमारा दूसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था बने। इन सारी बातों पर हमारे आदरणीय सतीश जी ने आपके सामने पूरी बात रखी। ये हमारा सौभाग्य है कि कर्तव्य पथ में ही पहली बार बजट बना और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9 बार बजट पेश किया। इससे पहले लगातार बजट पेश करने वाले और भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन लगातार पेश करने वाला ये बजट पहली बार है, इसलिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस बजट में जैसा आदरणीय पूरे साहब ने बताया, लोग लुभावनी घोषणाएं करना, पॉपुलरिटी गेन करना को फोकस नहीं किया गया। इसको फोकस किया गया कि भारत का आधारभूत ढांचा कैसे विकसित हो, हम समग्र और समावेशी विकास में किस तरह से आगे बढ़े, जो विकास की जो रफ्तार हमारे भारत की इकोनॉमी ने पकड़ी है उसको कैसे और धार दी जाए, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। विश्व के बड़े देशों द्वारा जिस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी किस तरह से स्थिर होकर के आगे बढ़े, हमारी जीडीपी किस तरह जो हमारी अपेक्षा उस स्तर तक की आवे, महंगाई पर किस तरह से रोक लगे, रोजगार किस तरह से मिले, हमारी मातृशक्ति को जो अपेक्षा है उसको कैसे पूर्ति हो, इन सब पर इस बजट में पूरा फोकस किया गया है। और ये पहला तीव्र आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने वाला बजट है।
इस बजट में ऐसी कोई घोषणाएं नहीं है जो लोक लुभावनी हो, और इसमें सबका साथ सबका विकास और हमारा जो विजन है उस विजन को मेन बेस बनाया गया है। ये हमारी, जैसा अभी भाई साहब ने कहा, एमएसएमई जो हमारा मूलभूत औद्योगिक विकास का, देश के विकास का आधारभूत ढांचा है, और उसको पहली बार मजबूती देने के लिए करीब 10,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसीलिए किया गया है कि अगर एमएसएमई हमारी आगे बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, हमारे रोजगार में सृजन होता है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई है तो हमारी एमएसएमई है। इसमें मेन फोकस किया गया है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और रेलवे जिस तरह से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, चाहे रेलवे स्टेशनों का सुधार हो, नवीनीकरण हो, रेल परियोजनाओं का विकास हो, इलेक्ट्रीफाई करना हो, और इसी के तहत ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की स्थापना की गई है जो इंडिया को पूरे इस कोने से इस कोने, दक्षिण से पूर्व को पश्चिम से जोड़ेगी। हमारा ये बजट सामाजिक सरोकार को भी पूरा आगे लिया हुआ है। ऐसी अनेक दवाएं जिसमें कैंसर भी है, उनको इस तरह से फोकस किया गया है ताकि आम आदमी उसका उपयोग कर सके और इस पे जो अनावश्यक व्यय होता है वो रोका जा सके। और इसीलिए कैंसर सहित 17 दवाओं को ये बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्ति दी गई है और इसका फायदा आम जन को मिलेगा। इसीलिए ये बजट जो है आम जन को समर्पित ही है। इसी तरह जो विशेष फोकस इस बार जो उभर कर आया, जिससे पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया, शुद्ध किया, तो ये लगा कि भारत अब आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए 2 दिन पहले जो आर्थिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश हुआ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और उसमें हमारी जो विकास दर 7% अनुमानित थी, उस विकास दर को 2027 तक 6.8 और 7% लगभग 20 में बढ़ोतरी होने का जो अनुमान है, वो ये हमारे लिए सबसे सुखद पहलू है कि हमारी जीडीपी इस तरह से बढ़ रही है, हमारी विकास दर इस तरह से बढ़ रही है जो विश्व में शायद ही इस विश्व परिप्रेक्ष्य में और किसी देश में नहीं है। भारत में नई तरह से ये सीपीआई सीरीज शुरुआत के बाद सबसे कम दर की हमारी महंगाई रही है और महंगाई पर कंट्रोल पूरी तरह से हुआ है। अप्रैल दिसंबर 2025 तक औसत महंगाई हमारी 1.7 दर रही है, जो आप पता करेंगे तो सबसे कम स्थिति में हम महंगाई दर पर आए हैं। आरबीआई ने हमारी जो, जैसा अभी बताया गया कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, इकोनॉमी को बढ़ाने वाला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी हम करेंगे तो आरबीआई ने खरीफ फसल की 80 रबी बुआई के लिए 2026 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान जो 2.6 लगाया था, उससे भी घटकर 2% रहा है और ये हमारे लिए सबसे सुखद पहलू है। और इसी के साथ इंडिया का स्थायी निकास, हमारा जो है रोजगारी का, बेरोजगारी बिल्कुल कम हो, औद्योगिक गतिविधियां बढ़े और औद्योगिक विकास में हमारी जो दर थी वो 5.9 से तुलना में 6.2 बढ़ोतरी हुई है, जो हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद पहलू है। और भारत का नवो इकोसिस्टम मजबूत के आधार पर आगे बढ़ा है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में हम 2019 में 66 पे स्थान पर थे। हमारा स्थान था 66, आज हमारा हो गया 38। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 2019 से 2026 तक स्थान पर आए। ये सभी सुखद पहलू जो है हमारे लिए सेवा क्षेत्र में, हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र लेबर सेक्टर है, उसमें 9.1 की बढ़ोतरी का अनुमान था और उसके लगभग करीब हमारी बढ़ोतरी रही है। सेवा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जैसा अभी ऐसा हमने बताया कि हम युवाओं का देश है भारत, और सबसे ज़्यादा लेबर सेक्टर में कहते हैं, युवाओं की शक्ति का कहते हैं, मैन पावर कहते हैं। ये मैन पावर में हम विश्व में सबसे अधिक, और इसको फोकस करते हुए हम 7वें बड़े लेबर पावर को इसको विकसित करने की कोशिश में। और व्यापार में हमारी हिस्सेदारी विश्व के व्यापार में, आप सब कभी कल्पना भी करेंगे, विश्व में हमारी हिस्सेदारी 2005 तक 2% थी
जो अब हमारी 2024 के बाद 4.3% हो गई है और ये बढ़कर 5% होने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में ये जो बजट है समावेशी, सबको साथ लेने वाला, और इस बजट से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। ये गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, उद्यमी सबको साथ लेकर विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी और दूसरी बढ़े, इसको फोकस किया गया है। और पहली बार ये बजट बिना किसी लोक लुभावनी घोषणाओं के आधारभूत ढांचे को समावेशी विकास के साथ भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में इसी रफ्तार से बढ़े और हम दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था हो, इसको फोकस किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के महामंदिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मनरेगा दिवस के अवसर पर सुबह गोकुल जी प्याऊ चौराहा पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महामंदिर ब्लॉक के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हेमसिंह गहलोत ने संवाद में बताया कि महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को खत्म कर मजदूरों के अधिकारों, सम्मान एवं रोजगार सुरक्षा को समाप्त करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार नया बीजी रामजी कानून लाई है जो मजदूरों के भविष्य के लिए खतरा है। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने संबोधन में आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना का नाम परिवर्तित कर बीजी रामजी करने का प्रयास भाजपा का एक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य योजना की मूल भावना को कमजोर करना तथा मजबूत हितों से ध्यान भटकाना है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने नया कानून बनाने के बाद मजदूरों के लिए सुलभ एवं रोजगार के भविष्य पर चिंता जताई। पूर्व महापौर कुंती परिहार ने भी संबोधित कर कहा कि मनरेगा देश के गरीब, श्रमिक एवं ग्रामीण वर्ग के जीवन से जुड़ी योजना है, जिसके स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष नरेंद्रपुरी, भवतोष गहलोत, अशोक भाटी, पूर्व पार्षद मयंक देवड़ा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर जो देश के अंदर जो वर्तमान बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने इस कानून को खत्म कर दिया। उसके लिए जो कानून कांग्रेस की सरकार के समय बना था, उसको वापस अपने को लागू करवाना है। उसके लिए आज हेम सिंह जी ने मीटिंग रखी है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को इस बात की जानकारी है कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस देश के अंदर जब भी तानाशाह ने अत्याचार किया है, गरीब व्यक्ति को 100 दिन का गली घर में बैठा रहे, उसको रोजगार मिलने की गारंटी थी। और वर्तमान में एक जो नया कानून जो कि राम जी के नाम से बनाया गया है और उसके तहत में 100 दिन की गारंटी खत्म कर दी गई। पहले आप घर बैठते थे, काम अगर नगन वहां पर नहीं होता था गांव में, फिर भी आपको उस काम के एवज के अंदर पैसा मिलता था। और वहां पर गांव का सरपंच, आपका बीडीओ, आपका विकास अधिकारी, सभी लोग आपको ये बात करते थे आपको पैसा मिले। लेकिन वर्तमान के अंदर ये परिस्थितियां चेंज कर दी गई है। और उस परिस्थितियों के अंदर आप अगर बात करेंगे तो अभी समय की बात है। आप सब लोगों को जिस प्रकार से कई लोग भाई बिहार के हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई झालावाड़ के हैं, कोई बूंदी का है, कोई कोटा का है, लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। जोधपुर से हैदराबाद जा रही निजी बस के पार्सल में एमडी ड्रग्स की पुड़िया मिली है। हरी मिर्च की आड़ में यह तस्करी की जा रही थी। मिर्च को बीच से फाड़कर सिल्वर फॉयल में नशे की पुड़ियों में पैक किया गया था। मामला सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुट गई। दरअसल अब तक ट्रक में छिपाकर या उसे मॉडिफाइड कर तस्करी के मामले सामने आते रहे। जब निजी बसों में ड्रग्स लाने के लिए तस्करों ने अनोखी तरकीब लगाई, जिसकी कल्पना आसान नहीं है। निजी बसों के जरिए पार्सल के नाम पर एमडी ड्रग्स और स्मैक की सप्लाई की जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मथानिया और सोयला की मशहूर हरी मिर्च की आड़ में ड्रग्स भेजे जा रहे थे। यह मामला 28 जनवरी का है,
जोधपुर से हैदराबाद जा रही बस में किसी व्यक्ति ने मिर्च का पार्सल भेजा था। बस हैदराबाद पहुंचने पर ड्राइवर को शक हुआ। उसने पार्सल खोलकर देखा तो हरी मिर्च थी। ड्राइवर ने मिर्च को काट कर देखा, तब ड्रग्स होने का पता चला। मिर्च के अंदर फॉइल पेपर में छोटे छोटे एमडी ड्रग्स और स्मैक के टुकड़े भरे हुए थे। ड्राइवर ने इसका वीडियो भी बनाया। इसी बीच एक व्यक्ति आया और ड्राइवर से पार्सल देने को कहा। ड्राइवर ने मिर्च में ड्रग्स होने की बात कही तो उसे धमकाकर बोला कि तुझे पार्सल लाने के लिए पैसे मिले हैं। इसके बाद वो व्यक्ति पार्सल लेकर चला गया। बस ड्राइवर ने हैदराबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। एनसीबी जोधपुर जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने मिर्च में तस्करी का वीडियो जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी बसों के जरिए पार्सल के रूप में ड्रग्स सप्लाई की सूचनाएं पहले भी मिलती रही है, लेकिन मिर्च के बहाने ड्रग्स बेचने का यह तरीका पहली बार सामने आया। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हेल्पलाइन 1933 पर सूचना देने पर व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सबको समाज को नशे से बचाना है। नशे के विरुद्ध युद्ध में सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। सभी लोग जागरूक रहे और कोई भी चीज ऐसी संदिग्ध लगे तो एनसीबी को सूचना दे। नमस्कार मीडिया मित्रों, जैसा कि आज राजस्थान पत्रिका के अंदर जो एक खबर प्रकाशित हुई है कि मिर्च के अंदर जो है वो एमडी और स्मैक की पुड़िया डाल करके कुछ स्मगलर ये ऐसा गलत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हैदराबाद वगैरह और ये जो भेजते हैं। और इसमें जैसे ही हमारे पास कल सूचना मिली और उसका वीडियो भी मिला है, तो मेरी जनमानस से अपील है कि इस समय चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, डीआरआई हो और जो भी एजेंसियां एएनटीएफ वगैरह सारा तो एक प्रयास करते हैं, तो उसमें मेरा निवेदन है कि जो हमारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन है 1933, उसके ऊपर आप जरूर सूचना दें। ऐसा जहां कहीं पे भी लगे आपको, चाहे वो पार्सल घर हो, चाहे वो कोरियर वाला हो या कोई मतलब ये जो प्राइवेट डिलीवरी वगैरह का जो काम करते हैं, क्योंकि हमें समाज को नशे से बचाना है और नशे के प्रहार के अंदर आप लोगों की जन सहभागिता और सूचना की आहुति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि नशे के विरुद्ध जो ये युद्ध है उसमें आप सब लोगों का सहयोग जरूरी है। तो आप भी अवेयर रहें, आपके आस पड़ोस से अवेयर रहें और जो आपके दिनचर्या की चीजें आ रही है उसमें भी अगर कहीं कोई आपको संदिग्धता लगे तो आप हमारी मानस हेल्पलाइन 1933 के ऊपर सूचना दें। हम इमीडिएट एक्शन लेंगे और ये भी जो घटना हमारे संज्ञान में आई है उसके ऊपर भी हम विस्तृत रूप से एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान एटीएस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन तंत्रीपाल में 25,000 के इनामी तस्कर सहदेव को गिरफ्तार किया। एटीएस व एनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एमएन दिनेश के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आरोपी सहदेव लंबे समय से फरार था और नाम पहचान बदलकर अज्ञातवास में रह रहा था। महाभारत के अज्ञातवास के तर्ज पर सहदेव छंद नाम से फरारी काट रहा था। इसी कड़ी में उसके नाम पर ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन तंत्रीपाल रखा गया। जांच में सामने आया कि 2 महीने पहले आरोपी का बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पैरों में गंभीर चोट आई। इलाज के लिए वह जोधपुर आता जाता रहा, लेकिन भाई की फर्जी पहचान के दस्तावेजों से इलाज कराने के कारण पुलिस को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। सूचना के आधार पर एएनटीएफ ने उसके संपर्क सूत्रों पर नजर रखी। सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के जरिए आरोपी को ट्रैक किया गया और पाली के मोगरा गांव के पास से उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी सहदेव खुद को भाई बताकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने सच्चाई कबूल ली। पुलिस के अनुसार फर्जी पहचान के दम पर वो पहले भी कई बार बच निकल चुका है। आरोपी सहदेव पहले मजदूरी, ड्राइवर और फाइनेंस जैसे काम करता रहा है, लेकिन बाद में मौसेरे भाइयों के संपर्क में आकर मादक पदार्थ तस्करी में उतर आया। स्कॉर्पियो से मध्य प्रदेश से राजस्थान तक नशे की खेप पहुंचाता था। भिलवाड़ा में बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद से वह 2 साल से फरार चल रहा था। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज जोनल मंडल व शाखा स्तर पर मांग दिवस मनाया गया। इसके तहत डीजल शेड, भगत की कोठी तथा मंडल की सभी शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर रोष प्रकट करते हुए कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने डीजल शेड, भगत की कोठी में रोष प्रकट करते हुए कहा
कि डीजल शेड में 40% से अधिक पद रिक्त पड़े होने के बावजूद भी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारी कार्य के दबाव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही स्टाफ को आधुनिक टूल उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। कैंटीन में भी स्टाफ के लिए कोई सुविधा नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर शेड में कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने सभी को संबोधित किया। सभा का संचालन शरद जोशी द्वारा किया गया। सभा को संजय मीना, सुनील टांग, जसवीर सिंह चौधरी ने संबोधित करते हुए बताया कि वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल का यही रवैया निरंतर रहता है तो इस आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। सभा के अंत में सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रशासनिक खंड के बाहर प्रदर्शन किया। अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष कॉमरेड महेंद्र व्यास जी, इस सभा में तमाम मंडल के पदाधिकारी, शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष, महिला शक्ति और शेड के बहादुर साथियों, लाल झंडा है। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है और इसके अंदर 6 फुट का डंडा भी है ना। जो न माने बातों से उसे मनाओ। हाँ, जो न माने बातों से उसे मनाओ लातों से। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में भारतीय रेलवे के रेल वन मोबाइल ऐप को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, मेड़ता और मकराना जैसे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्री तेजी से इस ऐप को अपना रहे हैं। रेल वन ऐप से टिकट बुकिंग पर यात्रियों को 3% किराए की छूट मिल रही है, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक लाभ हो रहा है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए सुविधा सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। रेल वन ऐप के जरिए यात्री टिकट बुकिंग के साथ साथ पीएनआर स्टेटस, लाइव ट्रेन जानकारी, कोच पोजीशन, प्लेटफॉर्म नंबर और शिकायत दर्ज करने जैसी कई सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। इससे जोधपुर जंक्शन सहित प्रमुख स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की भीड़ में भी कमी आई है। द न्यूज बर्ड के बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नई दिल्ली में जिरी ज्योतिष हब द्वारा 19वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन 31 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री पंडित SK जोशी को देवर्गीय महर्षि ग्लोबल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मेलन का आयोजन किसी डागर एवं रेखा जोशी डागर द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से 350 से अधिक ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंडित SK जोशी को स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट, दुपट्टा एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्ध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के 68 BHMS प्रथम वर्ष के छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए रुड़की उत्तराखंड रवाना हुए। कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल की प्रेरणा से छात्र होम्योपैथिक दवा निर्माण कंपनी बैक्सन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का भ्रमण करेंगे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गौरव नागर ने बताया कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नियमानुसार दवा निर्माण संस्थान का भ्रमण अनिवार्य है। इससे छात्रों को औषधि निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान की आधुनिक तकनीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा। यह शैक्षणिक भ्रमण 2 से 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। छात्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव खन्ना, डॉक्टर ऋषिकेश आचार्य और डॉक्टर चारुशीला के साथ उत्पादन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता मानकों को समझेंगे। साथ ही पतंजलि योगपीठ का भी भ्रमण करेंगे। Everyone, we are the students of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurved Vishwavidyalaya, University College of Homeopathy, batch 2024, are going for 7 days educational tour to Uttarakhand, जहाँ पे हम रुड़की विजिट करेंगे। वहाँ पे बैक्सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी को विजिट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे और सीखेंगे कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती है और कैसे डिस्पेंस होती है। उसके साथ साथ हम योगापीठ पतंजलि आश्रम को भी विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच।
झूलेलाल सिंधी सिंगिंग स्टार्स ग्रुप की ओर से वैशाली एवेन्यू में रविवार को गीत संगीत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिंधी, हिंदी और बॉलीवुड के सदाबहार नगमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। ग्रुप के प्रेम चलानी और ललित रामचंदानी ने बताया कि इस आयोजन में 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की प्रतिभाओं ने मंच पर अपनी गायन कला का प्रदर्शन किया। वहीं प्रदीप वरदानी ने बताया कि समाज की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर स्नेहा अंबवानी, वीना हरवानी और किशोर मनसुखानी ने उपस्थित रहकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। राजकुमार आंसुदानी, नीतू मुलानी, कशिश देवलानी, सिद्धि जमटानी, किशोर चेलानी सहित अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों को खूब पसंद आई और उन्होंने जमकर तालियां बटोरी। कार्यक्रम के अंत में जया वरदानी ने सभी अतिथियों, कलाकारों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कुसुमाकर और वार्षिकोत्सव के दौरान छात्राओं ने जमकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण व्यास व संयोजक प्रोफेसर हेमू चौधरी ने बताया कि एकल नृत्य, रंगोली, मेहंदी, मांडना, समूह नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित हुई और जिसमें मिस फ्रेशर्स, मिस बसंत एवं मिस कुसुमाकर चुने गए। सह संयोजक डॉक्टर प्रियंका यादव ने कॉलेज का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समन्वयक डॉक्टर कन्हैया लाल सारण ने आभार व्यक्त किया। प्रभारी डॉक्टर अलका बोहरा ने बताया कि अकादमिक, साहित्यिक, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मेडल, मोमेंटो, प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। संचालन डॉक्टर प्रकाश दानचारण और डॉक्टर सुनीता चावड़ा ने किया। विजय चौहान और सुमित्रा पटेल ने सफल संचालन में सहयोग किया। उसमें प्रथम है प्रिया राजू जी भाट। जो रंगोली प्रतियोगिता होती है उसमें द्वितीय जो है खुशबू रामचंद्र जी और अक्षरा संजय कुमार जी, दोनों छात्र इधर मंच की तरफ आ जाएं। फिर ईएलसी में निबंध प्रतियोगिता हुई थी, प्रथम तीशा। वेदों की और लोटो व पाखंड दूर करने का अलख जगाने वाले महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1874 में हरियाणा के रेवाड़ी में विश्व की पहली गौशाला की स्थापना की थी। यह गौशाला बाद में श्री दयानंद गौशाला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो गायों की रक्षा और संवर्धन के लिए राव राजा युधिष्ठिर सिंह के सहयोग से बनवाई गई थी। कुड़ी होद स्थित श्री कृष्ण बालाजी गो चिकित्सालय एवं गौशाला में वैदिक यज्ञ के आयोजन के साथ सुधांशु टाक ने उपस्थित आर्यजन और बालक बालिकाओं को संबोधित करते हुए बात बताई। यज्ञ ब्रह्मा रामदयाल आर्य ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों में तो गाय को स्थान दिया गया है। देवों का, महापुरुषों ने भी गाय का उत्तम बखान किया है। इस अवसर पर गो चिकित्सालय के संचालक देवश्री गोस्वामी ने बीमार गायों के उपचार हेतु उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुकेश रावल, विमला देवी, सोनिया सारस्वत, स्नेहा, अभिषेक सहित अनेक लोग मौजूद थे। आर्य समाज शास्त्री नगर की प्रधान अरुणा मोदी ने यज्ञ का संचालन किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। चोखा स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में गोसेवार्थ परिवार के तत्वावधान में एक शाम सिद्धेश्वर महादेव व श्री गो माता के नाम भजन संध्या एवं गोभोग लापसी का आयोजन किया गया। गोसेवार्थ परिवार संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि संत करपात्री महाराज की 44वीं पुण्यतिथि एवं भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर 1100 गोवंशों हेतु लापसी भोग अर्पित कर भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख गोभक्त हेमंत माकड़ की अगुवाई में यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति के संत महात्माओं के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संत सोमेश्वर गिरी महाराज, नागा साधु अमितनाथ अघोरी सहित अनेक संतों का आगमन हुआ। गोभक्त सुनील कच्छावा ने बताया कि गोसेवार्थ परिवार द्वारा समय समय पर जरूरतमंद गौशालाओं में खाद्य सामग्री का वितरण कर गोमाताओं की सेवा निरंतर की जा रही है, जिससे समाज में गो सेवा एवं सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इस आयोजन में समाज सेवी दीपक सोनी, भुवनेश जांगेड़, विनोद सिंघवी, गो सेवक सुनील कच्छावा सहित अन्य गोभक्तों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज गोसेवार्थ परिवार की ओर से हर रविवार की बाकी इस रविवार भी
गौ सेवा परिवार के सभी साथियों द्वारा और हेमसा माकड़ की अगुवाई में श्री कल्पत्री जी महाराज की पुण्यतिथि और विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आज जौ घाट का आयोजन रखा गया, जिसमें समस्त गौ सेवकों ने अपना योगदान दिया। ये सेवा आप सभी के साथ और सहयोग से ही संभव है। आप सभी का साथ ऐसे ही निरंतर आगे ही हमारे साथ में बना रहे, हम ऐसे ही इसी जोश के साथ में गौ सेवाओं तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, जय द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2026-27 रिफॉर्म एक्सप्रेस और अवसरों का राजमार्ग, जोधपुर में बोले डॉक्टर सतीश पूनिया। मनरेगा बचाओ संग्राम, सरदारपुरा में कांग्रेस का मजदूर संवाद, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। हरी मिर्च की आड़ में एमडी ड्रग्स की हो रही तस्करी, जोधपुर से हैदराबाद जा रही निजी बस में हुआ खुलासा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।